माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। कल से यूटी शुरू होने वाले हैं, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम इन आया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनु इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का लेसन नंबर 4 द एलिंग प्लैनेट, क्योंकि इससे पहले का चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल ये ओमिट हो गया है, इसीलिए ये लेसन नंबर 5 की जगह अब ये लेसन नंबर 4 हो गया है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू द मीनिंग, और ये चैप्टर किस बारे में है, ऑथर के बारे में, ये सब कुछ आपको बताना चाहूंगी पहले, उसके बाद देन वी विल रीड द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला एक लॉयर भी है, ज्यूरिस्ट भी हैं, और साथ साथ दैट ही वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। उनको एनवायरनमेंट से बहुत लगाव है, उसको सेव करना चाहते हैं और उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये चैप्टर लिखा गया है। उनका जो पूरा नाम है नाना भॉय नानी अर्धेशिर पालखीवाला उनका नाम है, पूरा कंप्लीट नेम है। ओके, अब हम जाते हैं टाइटल की तरफ। एलिंग का मतलब होता है बीमार, बीमार ग्रह। ये हमारी जो अर्थ है ना, ये बेटा बीमार ग्रह है। ओके, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, हरित क्रांति का रोल, हरित क्रांति की क्या भूमिका है हमारे इस बीमार प्लेनेट को बचाने के लिए। ग्रीन मूवमेंट क्या है? ग्रीन मूवमेंट एक्चुअली ये एक कैंपेन है टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड टू मिनिमाइज पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, ह्यूमंस लस्ट एसेट्रा। एक तरह का अभियान है जिसके अंदर हम वातावरण को संरक्षित करते हैं और कम से कम प्रदूषण करते हैं, बर्बादी कम से कम करते हैं। डिस्ट्रक्शन का मीनिंग डिफॉरेस्टेशन कम से कम होता है, जिसमें एफॉरेस्टेशन को जो है वो एनकरेज किया जाता है। ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन, नाम से ही लग रहा होगा आपको, हरित क्रांति। ओके, नाउ इस चैप्टर में क्या दिया गया है? इस चैप्टर के अंदर दिस लेसन फोकसेस हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड अर्थ अ वीक एंड इल प्लैनेट। कि मनुष्य, इस लेसन में दिया गया मनुष्य ने कैसे अपनी ग्रीड, अपनी लस्ट, अपने गंदे नेगेटिव पैशन के लिए, लालच के लिए इस धरती को कमज़ोर कर दिया और इल बीमार बना दिया इस प्लैनेट को। वी शुड स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन एंड सेव इट एज अ गिफ्ट फॉर फ्यूचर। हमें इन सब एक्सप्लॉयटेशन को, जितने भी शोषण हैं जो धरती के हो रहे हैं, उनको स्टॉप करना चाहिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक उपहार स्वरूप स्वस्थ धरती रखनी चाहिए। ओके, थीम इसका क्या बनेगा? वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू सेव द अर्थ। हमें अपनी धरती को बचाने के लिए जो है वो अपने एफर्ट्स करने चाहिए, जितने हो सके हमें धरती को बचाना चाहिए हर चीज़ से। आप अच्छे से सारे टर्म्स सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, ओजोन लेयर, उसमें कितना बड़ा छेद हो चुका है, और साथ साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो रहा है। कितनी सारे फैक्टर्स हैं, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्लैनेट, द अर्थ इल। Okay, now it's time to read the chapter. Now I'm going to explain you the ailing planet, the green movement's role by Nani Palkhiwala. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context, और आपको इसका मीनिंग कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग देना है। सबसे पहले है अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। होलिस्टिक और इकोलॉजिकल एक ऐसी कॉल होती है जिसमें हम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्लैनेट, हम अपने प्लैनेट को, अपने ग्रह को प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षा देते हैं, संरक्षित रखते हैं, आने वालों के लिए हम उसको सुरक्षा देते हैं। दैट इज द holistic and ecological view.
नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। हम अपनी इस वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है। सस्टेनेबल क्या होता है? जो हमारे पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, हम उनका अच्छे से यूज़ करें, बुरी तरह यूज़ ना करें। जो अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं, हमें पता है कि वो अनसस्टेनेबल का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्स जो कि दोबारा वापस हमारे पास नहीं आएंगे। हमें प्रकृति जो दे रही है, कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि हमें मिलते हैं इजीली, और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि हमारी वो ज़रूरतें जो कि प्रेजेंट की हैं, जो कि हमारी पूरी हों, बिना किसी से फ्यूचर में आने वाले अपने बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इन चीज़ों को पूरा करना, इन ज़रूरतों को पूरा करना। इग्नोमिनियस डार्कनेस का मीनिंग होता है कि एक तरह की बेइज्जती ड्यू टू नो नॉलेज, कि हम एक तरह की, हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बुरी तरह यूज़ कर रहे हैं, ब्लाइंडलेसली, रूथलेसली उसका प्रयोग कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं इग्नोनिमस डार्कनेस, एक ऐसा अंधेरा जब हम अज्ञान में सब चीज़ों का विनाश करते हैं। इंटर आलिया का मीनिंग होता है अन्य बातों के साथ साथ, सभी बातों के साथ साथ। ठीक है, और डेसिमेटेड का मतलब होता है, डेसिमेटेड का मीनिंग है टू किल लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, जैसे सॉरी, इसका डेसिमेटेड का मीनिंग है, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। यस, डेसिमेटेड का मीनिंग है टू किल लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, पीपल, सब चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से, बड़ी मात्रा में सब चीज़ों को ख़त्म करना, मारना। कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन का मीनिंग होता है कि एक तरह का ऐसी बर्बादी, एक ऐसा डिजास्टर, हार्मफुल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ समथिंग, कि किसी के अंदर ऐसी कमी हो जाना जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो, तबाही मचाने वाला हो। नाउ ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मीनिंग है एक ऐसी चिंता जो कि हमारी बाउंड्रीज के भी परे जाती है। ओके, नाउ ये है मीनिंग इसके। नाउ The following article was written by नानी पालखीवाला and published in the Indian Express। ये जो लेख है ये नानी पालखीवाला ने लिखा था और ये प्रकाशित हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 में। आप देख लीजिए 24 चल रहा है और लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं, 2004, 2014, 2022, 24, 30 ईयर्स हो चुके हैं उनको लिखे हुए भी। और द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं जो कि हमारी धरती की गिरती हुई सेहत के बारे में है, कॉन्टिन्यू टू हैव रिलेवेंस। आज तक भी इन सब बातों का महत्व, 30 साल होने के बाद भी इन सब बातों का आज भी महत्व है, इंपॉर्टेंस है, रिलेवेंस है। One cannot recall any movement in the world history। एक व्यक्ति को याद नहीं आ सकता कोई भी ऐसा आंदोलन संसार के इतिहास में which has gripped the imagination of the entire human race, जिसने पूरी मानव जाति का ध्यान या कल्पना अपनी ओर खींची हो पूरी तरह से, and so rapidly, पूरी तरह से और बहुत जल्दी से खींची हो, as the green movement, जितनी की हरित क्रांति ने अपनी ओर सबका ध्यान बड़ी तेजी से, पूरी संसार की जनसंख्या का ध्यान बड़ी तेजी से और पूरी तरह से अपनी ओर खींचा। which started nearly 25 years ago, जो कि 25 वर्षों पहले जो है वो शुरू हुई थी। in 1972 में the world's first nationwide green party was founded in New Zealand, और संसार की पहली हरी पार्टी जो थी वो बनाई गई न्यूजीलैंड में। Since then the movement has not looked back, और उसके बाद से इस आंदोलन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। We have shifted one hopes, और हम जो है आगे बढ़ गए एक उम्मीद, irrevocably, और आपको ये कहें बिना कहे हुए भी सब बातें जो क्लियर होती हैं, from the mechanistic view to a holistic ecological view of the world, और हम mechanistic view का मतलब होता है मशीनी रूप से काम करते करते, और अब हम जो है वो holistic
डोमेस्टिक का मीनिंग कि अपने ग्रह को बचाने के लिए, उसके वातावरण को बचाने के लिए, अपने संसार के वातावरण और अपने ग्रह को बचाने के लिए एक ऐसी मशीनी विचार को छोड़ करके और एक सुंदर विचार की ओर हम बढ़ें। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस, और ये एक शिफ्ट है मनुष्य के परसेप्शंस की विचार में एज रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी का मीनिंग एक क्रांतिकारी एक व्यू है, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, जैसे कि कोपरनिकस ने हमें परिचय कराया था, जैसा कि इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, कोपरनिकस ने हमें परिचय दिया था, हु टॉट मैनकाइंड, और जिन्होंने मनुष्य जाति को जो है वो ये ज्ञान दिया था इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में उन्होंने ये ज्ञान जो है वो मनुष्य को दिया था, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट, कि जो अर्थ है, धरती है और बाकी के सारे जितने भी प्लैनेट हैं वो सब के सब रिवॉल्व अराउंड द सन, और वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इससे पहले जो है ये माना जाता था कि धरती का चक्कर सभी लोग लगाते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में ये अपना विचार रखा कि सारे के सारे ग्रह और धरती सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, और मनुष्य के इतिहास में पहली बार, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, और पूरे संसार के अंदर पहली बार ऐसी जागृति आई दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और तब पता चला कि धरती खुद एक जीवित प्राणी है, एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और ये एक बहुत ही विशालकाय एक बीइंग है, एक जीव है जिसके कि हम भाग हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, और इस धरती की अपनी शरीर में होने वाली मेटाबॉलिक क्या होती है, शरीर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो केमिकल हैं, फिजिकल हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, केमिकल एक्टिविटीज़ को मेटाबॉलिक कहती हैं। तो इसकी धरती की भी अपनी मेटाबॉलिकल ज़रूरतें हैं एंड वाइटल प्रोसेसेस, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और इन सभी प्रक्रियाओं को आवश्यकता है आदर देने की और सुरक्षित रखने की। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health, और अर्थ की जो अब वाइटल साइन बहुत ज़रूरी चिन्ह दिखाई देते हैं वो है एक रोगी की तरह जिसकी की सेहत लगातार गिर रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet, और हमें शुरू करना चाहिए सोचना कि हम एक नैतिक, हमारी ऑब्लिगेशन, इथिकल होता है नैतिक, ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है हमारी एक कर्तव्य बन जाए कि हम एक अच्छे स्टीवर्ड, धरती के, अपने ग्रह के एक अच्छे अंगरक्षक बने, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और जिम्मेदार ट्रस्टी बने जो कि हमारी संपत्ति है, और वो संपत्ति कौन है, हमारे भविष्य में आने वाली हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी, उसके लिए हम एक जिम्मेदार ट्रस्टी बने। नाउ द कंसेप्ट ऑफ, जस्ट अ मिनट बेटा, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग कि वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जो कि हमारे पास सस्टेन है, जो कि हमारे पास रहती हैं, was popularized in 1987, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मूला है ये बहुत प्रसिद्ध हुआ 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, और वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट जो बनी थी उन्होंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो फंडा है वो दिया, एंड डेवलपमेंट और विकास का फंडा दिया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने परिभाषित किया इस विचार को, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, और वो विकास जो कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, और बिना समझौता किए हुए हमारी आने वाली पीढ़ी की योग्यता का, बिना कॉम्प्रोमाइज, बिना उनसे समझौता किए हुए कि उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो रही हैं होंगी, उनसे समझौता किए बिना हम जो है वो सस्टेनेबल नीड, इसी को ही कहा जाता है।
दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, बिना प्राकृतिक संसार के स्रोतों को स्ट्रिप किए बिना, यूज किए बिना फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, जिसका कि आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ आ जाइए नेक्स्ट पर आइए। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, और लुसाका जाम्बिया में एक चिड़ियाघर के अंदर देयर इज अ केज, एक पिंजरा बना हुआ है, वेयर द नोटिस रीड्स, जहां पर एक नोटिस पर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर, इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर, और वहां पर पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है बल्कि एक शीशा रखा है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहां पर आप अपने आप को देख सकते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, धन्यवाद है उन एजेंसीज के प्रयत्नों को, अलग अलग देशों की एजेंसीज के प्रयत्नों को, अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, एक नई जागरूकता जो है उसका उदय हुआ है। एक सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर इस संसार में कौन है, इस जागरूकता का उदय हुआ है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership, और अब उसने महसूस किया है कि अपनी विजडम को, अपनी बुद्धिमानी को इस सिस्टम पे जो कि डोमिनेशन पर सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा के ऊपर जो बेस है, उसे पार्टनरशिप में जो है वो जो एक व्यक्ति रूल कर रहा है उसको पार्टनरशिप में बदलना होगा। हमें बाकी लोगों की भी हेल्प जो है वो लेनी होगी। नाउ साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज, वैज्ञानिकों ने सूची बनाई है, एक लिस्ट बनाई है 1.4 करोड़ लिविंग स्पीशीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिसके साथ 1.4 करोड़ लिविंग स्पीशीज हैं, जीवित जातियां हैं जिनके साथ मनुष्य जाति इस धरती पर रहती है। estimates very widely as regards the still regards the still uncatalogued living species, और अभी भी अनुमान है कि एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिसको कि अभी तक सूची नहीं बनी है, ऐसे लिविंग स्पीशीज हैं। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट, और बायोलॉजिस्ट जो है उन्हें याद है, रेकन मीनिंग होता है याद है उन्हें, अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज, कि कम से कम 3 या अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज, और कम से कम 300 मिलियन 100 मिलियन लिविंग स्पीशीज ऐसी हैं स्टिल लैंग्वेज, जो कि अभी भी जो है लोगों को पता ही नहीं है कि ये कौन सी लिविंग स्पीशीज हैं, और अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, और जो कि अभी भी अंधेरे में बिना नाम के पड़ी हुई हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर आलिया, और एक बहुत पहले की अंतर्राष्ट्रीय कमीशन है जो कि अन्य विषयों पर भी रोशनी डालती है, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और जिसने इकोलॉजी और वातावरण के ऊपर एक सवाल उठाया था, और उस कमीशन का नाम है ब्रांडेट कमीशन। ब्रांडेट कमीशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रांडेट कमीशन है इसको इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, और ये जो है डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर जो है जो डेवलपमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ये बात करती है, और ये एक ग्रुप है एक्सपर्ट्स का और पॉलिटिशियन का। इनका जो एम है टू रिड्यूस द इकोनॉमिक गैप बिटवीन वेल्दी एंड डेवलपिंग नेशन। इनका जो उद्देश्य है वो आर्थिक गैप को, आर्थिक जो अंतर है उसको कम करना है। वेल्दी जो बहुत धनवान हैं और जो विकासशील देश हैं उनके बीच का जो अंतर है उसे ख़त्म करना है, और ये जो कमीशन है इट वाज चेयर्ड बाय विले ब्रांडेट, जो कि फॉर्मर जर्मन चांसलर थे। ओके तो विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, और इसी में ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय इसके सदस्य हैं जिनका नाम है मिस्टर LK झा। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, ब्रांडेड रिपोर्ट जो ब्रांडेड कमीशन की पहली रिपोर्ट आई थी उन्होंने ये सवाल उठाया था, और कौन सा सवाल उन्होंने उठाया था, ये कहा था आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को
a scorched planet of advancing deserts, जलता हुआ ग्रह जिसके ऊपर लगातार मरुस्थल बढ़ रहे हैं, impoverished landscapes, प्रदूषित ज़मीनें, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और बीमार वातावरण हम देकर जाएंगे। जलती हुई ज़मीनें, मरुस्थल और प्रदूषित वातावरण और बीमार वातावरण, क्या हम अपने आने वालों को, फ्यूचर जनरेशन को ये देकर जाएंगे? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी विचारशील किताब जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल, उन्होंने इस ओर इशारा किया कि जो ज़मीन का सिद्धांत है, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, और ज़मीन के जो सैद्धांतिक जैविक जो सिस्टम्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो 4 हैं। फिशरीज़ क्या होती हैं? सारा समुद्र, मछली, जीव इत्यादि। फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घासदार भूमि, और क्रॉपलैंड जिसके ऊपर जो है क्रॉप्स वगैरह उगती है, वो सारी ज़मीनें। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ये चारों मिलकर के और ग्लोबल आर्थिक व्यवस्था को ये चारों मिलकर के बनाती हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आर फूड, और इसके अतिरिक्त हमारा भोजन सप्लाई करती हैं, दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, और ये चारों के चारों सिस्टम हमें प्रदान करते हैं कच्चा माल हमारे उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, और ये हमें खनिज और पेट्रोलियम से निकली हुई जितनी भी सिंथेटिक चीज़ें होती हैं वो ये हमें प्रोवाइड नहीं करती। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के बहुत बड़े क्षेत्र में, ह्यूमन क्लेम्स, मनुष्य दावा करता है, ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग, और ये मनुष्य दावा करता है कि ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच रही है। अनसस्टेनेबल लेवल का मीनिंग कि सस्टेनेबल क्या होता है कि जिसे हम दोबारा बना सकते हैं, जो कि ख़त्म नहीं होते। अनसस्टेनेबल वो होती हैं जो कि एक टाइम पर आकर के ख़त्म हो जाती हैं और उसकी ज़रूरत पड़ने पर भी वो हमें मिलती नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि प्राकृतिक हैं, जो कि फिशरीज़ है, फॉरेस्ट है, क्रॉपलैंड है, ग्रासलैंड है, ये प्राकृतिक है। मनुष्य कहता है, दावा करता है ये सब के सब ख़त्म होने वाली हैं, और अगर ये सोचिए ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगी, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर इनका जो उत्पादन है वह इम्पेयर्ड, बिल्कुल विकलांग या अपंग हो जाएगा। When this happens, अगर ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज समाप्त हो जाएंगी, समुद्र इत्यादि, मछलियाँ इत्यादि समाप्त हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल अदृश्य हो जाएंगे, ग्रास लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बारन वेस्टलैंड, घास के मैदान बदल जाएंगे अनउपजाऊ बेकार व्यर्थ ज़मीनों में, एंड क्रॉपलैंड्स डेट्रॉयड, और जितनी भी फसल उगाने वाली ज़मीनें हैं सब के सब बर्बाद हो जाएंगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन के प्रति जागरूक और प्रोटीन के लिए भूखा संसार, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, मछलियों का शिकार हर रोज़ आम हो गया है। इन पुअर कंट्रीज़, और गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, और जो साधारण जो जितने भी सामान्य जंगल हैं उनको डेसिमेटेड का मतलब है लगातार ज़ीरो के बराबर कर दिया गया है, इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग, क्योंकि वह अपने खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीद रहे हैं। इन सम प्लेसेस, और कुछ जगहों पर क्या हो रहा है, कुछ जगहों पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, और ये जो लकड़ियां हैं जलाने वाली ये इतनी महंगी हो गई हैं दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट, और बर्तन में जो जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा कीमत उसकी हो गई है जो बर्तन के नीचे जलाया जा रहा है। बर्तन के नीचे लकड़ी जलाई जा रही है तो इसकी कीमत कहीं ज़्यादा हो गई है। नाउ सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्टेज, क्योंकि विषुवतीय जंगल जो हैं, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स ने इन विषुवतीय जंगलों को द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन कहकर बुलाया है। हमारे विकास के अंदर जो ये भूमिका अदा करते हैं, अहम भूमिका अदा करते हैं, वो ये ताकत देने वाले जो जंगल हैं वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ, बहुत सारी जिंदगी की जातियाँ फेस एक्सटिंक्शन, अदृश्य हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और इन जंगलों के
तबाही के परिणाम स्वरूप बहुत सारी जातियां जो है वो डिसअपियर हो गई, अदृश्य हो गई हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, ये आज सही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, और जो फॉरेस्ट जो है ये मनुष्य को आगे बढ़ाता है, डेजर्ट फॉलो, और जो मनुष्य जो है जब बिल्कुल सब चीज़ों को समाप्त कर देता है, करने लग जाता है, तो सारे इसके सारे जंगल फॉरेस्ट में बदलने लगते हैं। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी, और ये संसार की प्राचीन विरासत जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इज़ नाउ इरोडिंग एट रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। ये 40 से 55 मिलियन हर साल, 40 से 55 मिलियन एकड़ एक वर्ष के अंदर, इस रेट से जो है वो हमारी जितने भी सब लोग हैं ये खाए जा रहे हैं। जंगल जो है, सारी चीज़ें जो है मिल करके, जो ह्यूमन बीइंग की लस्ट है ये इसको खा रही है। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल, और लगातार जो गोबर है इसका उपयोग जो है जलाने में किया जा रहा है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है जलाने में, और इसने हमारी मिट्टी के जो इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक फर्टिलाइज़र है इसको छीन लिया है, हमारी मिट्टी को इससे वंचित कर दिया है। The World Bank estimates that a five-fold increase और वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान लगाया है कि 5 परतें बढ़ गई हैं इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, 5 परतें बढ़ गई हैं फॉरेस्ट को लगाने में, इज़ नीडेड। और हमें अगर अपने संसार को, अपनी दुनिया को चलाए रखना है, विवाद नहीं करना, तो कम से कम 5 गुना फॉरेस्ट को लगाने की ज़रूरत है। विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, और ये जो है जो ईंधन के लिए लकड़ियाँ जलाई गई हैं 2000 का जो है अनुमान लेकर के बताया गया है। जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, और जेम्स स्पेथ जो कि प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, सेड द अदर डे, उन्होंने अलग दिन पर कहा, वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, और हम कह रहे हैं कि हम 1 सेकेंड के अंदर 1 एकड़ जंगल को खो रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू अ सेकेंड, लेकिन ये एक नहीं, कम से कम 1.5 एकड़ हम जो है वो 1 सेकंड के अंदर अपने जंगलों को खो रहे हैं। नाउ आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, और आर्टिकल 48A जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भारत का, वो हमें प्रदान करता है दैट द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि राज्य को एंडीवर का मीनिंग प्रयत्न करने चाहिए सुधार करने में, और अपने वातावरण को बचाने और सुधार करने के प्रयत्न करने चाहिए। एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जंगलों और जंगल की जितनी भी वाइल्ड लाइफ हैं, जितने जानवर हैं देश के, उनको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन ये सारी बात ख़त्म होती है एक दुख दर्द पे। इज़ द फैक्ट, सच्चाई ये है, दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि सच्चाई ये है, दुख की बात ये है कि कानून का कभी भी आदर या कानून कभी भी भारत में लागू नहीं किया गया। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर, और बॉन्डेड लेबर जो है वो बंधुआ मजदूरी, शैल बी एबॉलिश, इन सब को जो है हटाया जाना चाहिए। बट दे फ्लरिश शेमलेसली, लेकिन ये फल फूल नहीं है बेशर्मी से, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक कि हमारे संविधान को लागू किए हुए 44 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीज़ें बेशर्मी से फल फूल रही हैं। रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आर, और एक जो रिसेंट अभी क्या रिपोर्ट है ऑफ आर पार्लियामेंट्स एस्टीमेट कमेटी, और हमारी पार्लियामेंट्स एस्टीमेट कमेटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। और कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है? तबाही मचा देने वाला। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें तबाही मचा देने वाला डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, भारत के जितने भी जंगल हैं उनमें ज़रूरत से ज़्यादा तबाही मची हुई है ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले कुछ 40 वर्षों से। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, और इंडिया एक विश्वसनीय डेटा के अनुसार इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर,
और एक साल में भारत जो है 3.7 मिलियन एकड़ जंगल अपने खोता जा रहा है। लार्ज एरियाज, बहुत बड़ा एरिया है ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, और जिसको कि ऑफिशियली जो है बनाया गया है जंगल के लिए, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वह पहले से ही बिना पेड़ के हो चुके हैं। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics, और गवर्नमेंट ने जो भी आंकड़े दिए हैं उनके हिसाब से जो एक्चुअल जंगल का जो पतन हो रहा है वो है इस रेट से 3.7 से 8 गुना कहीं ज़्यादा यह रेट है। नाउ आप देख सकते हैं कि कितना जो है किस तरीके से जो जंगल जो है वो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं और ज़मीन जो है बंजर होती जा रही है। 3 year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स, और 3 साल का जो स्टडी है, अध्ययन है, जिसके अंदर सैटेलाइट को और एरियल फोटोग्राफी, हवाई जहाज़ों से जो फ़ोटो ली हुई हैं, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। और ये जो 3 साल की स्टडी है सैटेलाइट के ज़रिए और एरियल फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी के ज़रिए, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है, वॉन्स दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिट्रॉयटेड सो बैडली, और उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारा वातावरण बुरी तरह से तबाही के कगार पर है, और दैट इट इज़ क्रिटिकल, ये बहुत ही सीरियस बात है, गंभीर बात है। इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, और इनमें कम से कम 88 कंट्रीज़ ने इसका निरीक्षण किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, जांच पड़ताल इसकी की है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor. इसमें कोई शक नहीं है कि संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत ही सशक्त फैक्टर है, बहुत ही सशक्त एक तत्व है, कारण है। डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और ये बढ़ती हुई संख्या ने मनुष्य का जो फ्यूचर है, जो उसका भविष्य है, इसको पूरी तरह से इसकी आकृति को बिना आकृति का कर दिया है। डिस्टॉर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बुरी तरह तोड़ मरोड़ देना। It took mankind more than 1 million years to reach the first billion, और मानव जाति को 1 मिलियन साल लगेगा पहले बिलियन पर पहुंचने में। That was the world population around the year, और इस साल में जो उसकी जो वर्ल्ड की संसार की पॉपुलेशन है वो है 18 बाय अराउंड द ईयर 1800 के बराबर है। बाय द ईयर 1900 तक सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, एक और बिलियन जुड़ जाएगा, एंड द 20th सेंचुरी वॉज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी आते आते 3.7 बिलियन जनसंख्या और जुड़ जाएगी। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और वर्तमान संसार की जो जनसंख्या है वह अनुमानित 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। एवरी 4 days, हर एक 4 दिनों के बाद संसार की जनसंख्या 1 मिलियन बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स, और फर्टिलिटी जो है वो लगातार गिर गई है एज इनकम्स राइज, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी है और इनकम बढ़ी है, एजुकेशन स्प्रेड्स, और एजुकेशन जो है वो लगातार फैली है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और हमारा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, और हम ये कह सकते हैं विकास जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया ड्रग या दवाई है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन विकास तब तक संभव नहीं है इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कॉन्टीन्यूज, यदि वर्तमान रूप में जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर ये नंबर इसी तरह बढ़ते रहे तो हमारा विकास होना बिल्कुल असंभव है। द रिच गेट रिचर, अमीर और अमीर हो रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और गरीब लोगों के पास बच्चे इतने हो रहे हैं कि जो गरीब के गरीब ही होते चले जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे होने का मतलब नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले हो गए। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, सिर्फ इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना काम के हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। नाउ It is not suggested that human beings be treated like cattle. It is not suggested, ये सुझाव नहीं दिया गया कि मनुष्य के साथ बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए, एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड, और उनको ज़रूरी रूप से उनको क्लीन किया जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं है वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग के अलावा, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्शन
इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन, कोर्शन का मीनिंग होता है दबाव डालना कि बट देर इज नो अल्टरनेटिव, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, वॉलेंट्री अकेले में फैमिली प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, जब तक कि हम उनको परिचित ना कराएं दबाव के एलिमेंट, दबाव के तत्व से। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, और जो हमारी जो चॉइस है, जो चयन है हमें करना है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या फिर लगातार बढ़ती हुई गरीबी, या तो लगातार बढ़ती गरीबी को चुने या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तभी ये जो पॉवर्टी है वो हमारी कम होगी। The population of India is estimated to be 920 million today, और इंडिया की जो जनसंख्या है वे अनुमान की गई है 920 मिलियन आज, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये जो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दोनों की पॉपुलेशन को अगर हम रखें तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। दो देशों की पॉपुलेशन रखने के बाद भी हमारी यहाँ की जनसंख्या उन दो देशों से कहीं ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन द इंडिया वुड डाउट, और कोई भी परिचित नहीं है उन परिस्थितियों से भारत में, वो डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, कि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उनकी भूखे रह रही झोपड़ियों में ही समाप्त हो जाएंगी अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और जितनी भी लोगों की उम्मीदें हैं वो भूखे रहकर झोपड़ियों में ही खत्म हो जाएंगी जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे ज़्यादा ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जाती। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है तो ही हमारा विकास पॉसिबल है और तो ही हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, और ह्यूमन हिस्ट्री में मनुष्य के इतिहास में पहली बार क्या हुआ है, मनुष्य के इतिहास में पहली बार वी सी आर ट्रांसेंडिंग कंसर्न, हमने एक ऐसी चिंता जताई है जो कि हमारी हर सीमा को लांघती है। हमने ऐसी चिंता जताई है द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, और ये जीवन जीना ना केवल लोगों के लिए बट ऑफ द प्लैनेट, बल्कि हमने अपने ग्रह के लिए भी चिंता जताई है। वी हैव बिगन टू मेक अ हॉलिस्टिक व्यू ऑफ ए वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और हमने शुरू किया है हॉलिस्टिक व्यू, एक ऐसा विचार जो कि जिससे कि हम अपने धरती को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बचा सकें। मैकेनिकल नहीं बनाना, बहुत प्यार से ज़मीन को नर्चर करना है हॉलिस्टिक का मीनिंग। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल ऑफ आवर डिमाइज, और ये वातावरण की जो समस्या है वह आवश्यक रूप से हमारी दुख का सिग्नल या चिन्ह नहीं है। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे भविष्य का एक तरीके का पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, और नए आने वाले संसार की जो दूरदर्शिता है, हैज़ अशर्ड, अशर्ड का मीनिंग है हमें ले जा रही है, इन द, हमें कहाँ ले जा रही है, वर्ल्ड विजन हैज़ अश्योर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नए आने वाले संसार का जो विजन है, दूरदर्शिता है, वो हमें ले जा रही है जिम्मेदारी के युग में। इट इज़ अ हॉलिस्टिक व्यू, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र विचार है। एन इकोलॉजिकल व्यू, और हमारे वातावरण से संबंधित विचार है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, और हम पूरे संसार को एक रूप में देख रहे हैं, ना केवल उसको एक अलग अलग भाग कर क्या संग्रह देख करके देख रहे हैं। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उद्योगों का सबसे ज़्यादा गंभीर भूमिका है इस नए संसार की जिम्मेदारी में। व्हेन अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड, और यदि कोई बदलाव होता है, प्रभावित होता है, इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड, इफ़ मोर बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन, और अगर वह मिल बांटते हैं विचार जो कि चेयरमैन है ड्यू पॉन्ट मिस्टर एगर एस वुलार्ड, हु 5 years ago, और चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट के जो चेयरमैन हैं मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, जो कि 5 साल पहले उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था कि वह कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल कंपनी के ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा, आवर कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस, हमारा लगातार रहने वाला अस्तित्व, एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, और हम एक बहुत ही अग्रणी, लीडिंग का मतलब सबसे आगे चलने वाले, मैन्युफैक्चरर मीनिंग किसी भी चीज़ को बनाने वाले, रिक्वायर्स हमें आवश्यकता होती है, दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल
परफॉर्मेंस कि हम अपने आप को एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में सबसे आगे रखें। जो भी उद्योगपति हैं या जो भी उद्योग हैं, उनका सबसे पहला जो एम है वो यही रहेगा कि एनवायरमेंटल में जो भी उनकी परफॉर्मेंस है या एनवायरमेंटल के अंदर, वातावरण के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो कारगुजारी है, वो सबसे ज़्यादा दी बेस्ट होनी चाहिए। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान उन्होंने, मार्गरेट थैचर ने एक ये स्टेटमेंट वक्तव्य दिए थे, नन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, और कोई भी चीज़ इस वाली इंग्लिश यूसेज के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती। एज हर फेलिटिशियस वर्ड, उनके फेलिटिशियस का मीनिंग होता है बड़े ही प्लीजिंग, सूदिंग एंड काम वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका आदर किया जाना चाहिए, ऐसे शब्द उन्होंने कहे। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी पीढ़ी, कोई भी पीढ़ी इस धरती पर फ्री में नहीं रह रही है। नाउ ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टीनेसी, हम सब की ज़िंदगी एक जो है वो टीनेसी, हम सब टेनेंट हैं, हम सब के सब किराएदार हैं इसके ऊपर, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमने पूरी तरह से, लीज क्या होती है, कुछ वर्ष होती हैं जो हम जिस ज़मीन पर रहने के लिए कुछ वर्ष हमें दिए जाते हैं सरकार की ओर से, और जो है वो रिपेयरिंग लीज जो है कि हम जब तक इस धरती पर रहें हम इसके किराएदार हैं और इसको लगातार हम रिपेयर करते रहें, हम इसकी लगातार मरम्मत करते रहें। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, हमने ये ज़मीन अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं की है, ये हमें उत्तराधिकार में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसे उधार लिया है अपने बच्चों के लिए। ओके, तो ये जो ज़मीन है ये किसी की नहीं है, ये ज़मीन पर हम सभी किराएदार हैं, आते हैं और जाते हैं, और इस ज़मीन की रक्षा करने का जो बीड़ा है वो हम सब के शोल्डर्स पे है। दैट इट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट दे शुड सेव द अर्थ एंड वी शुड नॉट लेट इट टू बी एन एलिंग प्लैनेट, हमें इसको बीमार ग्रह नहीं बनाना। Okay, yes, thanks for watching my videos and please subscribe my channel, this is my new channel, and subscribe कीजिए, आपके सपोर्ट से मेरे अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहा है, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और शेयर भी कीजिए, और लाइक का बटन तो आपने दबा दिया होगा, है ना। तो यस, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।